हाय एवरीवन। दोस्तों मित्रों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में एक ऐसा टॉपिक जो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए भूमध्य सागर को सबसे पहले देखो और सुनो, बहुत अच्छे तरीके से समझो, क्योंकि ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है जो कई बार एग्ज़ामों में रिपीट हुए हैं इसके क्वेश्चन। देखो, भूमध्य सागर की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं, भूमध्य सागर की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं और कौन कौन से देश हैं, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है भूमध्य सागर का। इसमें 21 देश शामिल हैं। भूमध्य सागर की सीमा से सटे हुए देश हैं तुर्की, ग्रीस, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, फिर है स्लोवेनिया, माल्टा, इटली, मोनाको, फ्रांस, लीबिया, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को। ये कुल टोटल 21 देश हैं। 21 देश हैं, कुल टोटल 21 देश इस सागर की सीमा से साझा करते हैं। 21 देश इस सीमा से साझा करते हैं। और अब बात आती है क्वेश्चनों की, तो क्वेश्चन इसमें कितने कैसे शामिल हैं, तो इसमें क्वेश्चन शामिल हैं जैसे निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है। देखो, ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2008 में यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये देखो कितने सालों में इससे पूछे गए हैं क्वेश्चन, कई सालों में ये क्वेश्चन इनसे रिपीट हुए हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि यूपीएससी रिपीट नहीं करती, क्वेश्चन रिपीट करती है, बस ये है कुछ चेंज कर देती है, बस बाकी और सब वही रहता है। या तो स्टेटमेंट एक भूमध्य सागर का डाल देगा, दूसरे अलग से स्टेटमेंट धर देगा। और रही बात, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अलग से चेंज कर देता, इस तरीके से करता है यूपीएससी। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है, किस एक में माल्टा अवस्थित है, तो इसमें माल्टा अवस्थित है भूमध्य सागर में। और हमें यदि इनकी सीमाओं वाले देश हमें पता हो तो हम क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। देखो, इसमें तुर्की, ग्रीस, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, माल्टा, इटली, मोनाको, फ्रांस, लीबिया, साइप्रस और सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को शामिल हैं। अब रही बात कि ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है और इसमें सिर्फ इतना पूछा गया है कि माल्टा कहाँ पे अवस्थित है, निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है, तो इसमें भूमध्य सागर में माल्टा अवस्थित है। ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है। फिर ये क्वेश्चन आया है दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश, दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है, कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है, तो इसमें सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल, 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। ए है सीरिया, बी है जॉर्डन, सी है लेबनान और डी है इजराइल। और अब रही बात, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा एक देश है जो भूमध्य सागर की सीमा से साझा नहीं है, यानी भूमध्य सागर तक नहीं फैला है, तो इसमें सीरिया, ठीक, सीरिया हमें मिलता है, लेबनान मिलता है, इजराइल मिलता है, जॉर्डन नहीं मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्डन। अब ये हमें 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2015 में यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक टॉपिक से 2-4 साल के बाद क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन लाएगी कहाँ से जब सब्जेक्ट वही हैं,
और हर चीज़ वही है, तो पढ़ना सिर्फ वही है, लेकिन बस ये रहता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं बंदे। अब विद्यार्थी कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसमें अब अगर 21 देश पता है तब तो ये सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं पता है तो तुक्का तो लगाएंगे ही। क्योंकि और स्टूडेंट करता क्या है, स्टूडेंट ये करता है कि उसे जो टॉपिक उस तरीके से लगते हैं उनको रटता रहता है। जो चीज़ यूपीएससी की फेवरेट है उसे वो समझ ही नहीं पाता है, तो वो पढ़ता कुछ और है और यूपीएससी पूछती कुछ और है। तो इसलिए इस वजह से ये सही नहीं हो पाता है, इस वजह से ये सही नहीं हो पाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि एक टॉपिक पढ़ो, उससे सारे क्वेश्चन देखो कि कितनी बार रिपीट हुए हैं, उस टॉपिक को पूरा क्लियर कर लो, तब जाकर के यूपीएससी का एग्ज़ाम आपको आसान लगेगा। और यही होगा कि ये कैसे पूछते हैं, बहुत अच्छा आपको महसूस होगा। अब इसमें एक आया है, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है? भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है? तो अभी हमने 2015 का यूपीएससी का क्वेश्चन देखा था, जॉर्डन नहीं है भूमध्य सागर तक, तो जॉर्डन हटा दो, जॉर्डन को काट दो, तो एक नहीं हो सकता। और जब एक नहीं हो सकता तो इनमें से दो में से एक होगा, ठीक। तो इराक इसमें कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। तुर्की, ग्रीस, अल्बानिया, मोंटेनिग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, माल्टा, इटली, मोनाको, फ्रांस, लीबिया, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को। इतने देश 21 देश हैं जो भूमध्य सागर से सीमा साझा करते हैं। तो ये इराक भी नहीं होगा। जब इराक नहीं होगा तो जायज़ सी बात है कि ये दो नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा आ जाएगा तीसरा, सी, और 3 और 4, यानी लेबनान और सीरिया साझा करते हैं। लेबनान कहाँ पे है? लेबनान ये है और सीरिया ये है, लेकिन इसमें इराक नहीं, इजराइल है, इराक नहीं है। तो ये 2017 का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया 2017 का क्वेश्चन है। तो इस माध्यम से अगर पढ़ो तो देखो कि कौन सा टॉपिक कितनी बार रिपीट हुआ है, उस हिसाब से पढ़ोगे तब जाकर के आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसे यूपीएससी हर दूसरे, तीसरे, चौथे साल पूछती ज़रूर है। तो इस वजह से ऐसे टॉपिक पढ़ो जिनसे क्वेश्चन बनने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता बताई थी, तो हड़प्पा सभ्यता में मैंने जितने डायमेंशन थे, जितने क्वेश्चन थे, सभी आपको दिखाए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन कौन से? तो इसी तरीके से एक है बौद्ध धर्म, जैन धर्म। हर साल बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन बनता है। बौद्ध धर्म तो इतना फेवरेट है कि हर साल 2-2 क्वेश्चन डाले जाते हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन। तो इस वजह से हमें भूमध्य सागर के 21 देश याद करने पड़ेंगे, कौन कौन से हैं। और रही बात तो यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन भूमध्य सागर से लगभग 1 साल 2 साल छोड़ करके हर साल बने हुए हैं। बस कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, कभी इनडायरेक्ट पूछ लेता है। अभी हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, दूसरा जो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है। स्टेटमेंट दे देता है, कभी दूसरे में दे देता है, कभी दूसरे में दे देता है। तो इस वजह से टॉपिक वही रहते हैं, बस क्वेश्चन अलग अलग हो जाते हैं, क्वेश्चन अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग बनाती है। देखो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि भूमध्य, हाँ इसमें पूछा गया एड्रियाटिक सागर
इसकी सीमा किससे लगती है? अल्बानिया, अल्बानिया, यानी ये सुमेलित कीजिए में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन सुमेलित कीजिए में है। नंबर 1। नंबर 2 पे है सुमेलित कीजिए, नंबर 2 पे है, नंबर 2 पे है काला सागर, नंबर 2 पे है काला सागर, काला सागर, काला सागर किससे साझा करता है? क्रोएशिया। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम बता रहे हैं 2019 का, जिसमें भूमध्य सागर फिर पूछा गया है। नंबर 3 क्वेश्चन हमने वो दिखाए हैं, 3 क्वेश्चन हमने वो दिखाए हैं, इसके बावजूद 2019 में पूछा गया है, फिर पूछा गया है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। ये इसमें क्वेश्चन दिया है कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान का है, कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान। और नंबर 4 पे है, इसमें पाँच स्टेटमेंट दिए थे कैस्पियन सागर। अब बात करते हैं कैस्पियन सागर के बाद काला सागर हो गया, भूमध्य सागर, फिर आया भूमध्य सागर, भूमध्य सागर फिर आया। अब देखो आया एक स्टेटमेंट, भूमध्य सागर से ही स्टेटमेंट आया है, इसका लिखा है मोरक्को, इसका लिखा है मोरक्को, मोरक्को। और नंबर 5 पे दिया है लाल सागर, नंबर 5 पे दिया है लाल सागर, लाल सागर। इसमें लाल सागर में क्या दिया गया है? लाल सागर में दिया गया है सीरिया, 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 लाल सागर में दिया गया है सीरिया। तो इसमें और अब मिलान करने में ऑप्शन क्या दिया था? नंबर 1 पे, नंबर 1 पे दिया था गया था केवल 1, 2, 3, केवल 1, 2 और 3। नंबर बी ऑप्शन में दिया गया था केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4। नंबर सी ऑप्शन था केवल 2 और 5, 2 और 5। और नंबर डी पे था 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसमें काला सागर क्रोएशिया से नहीं लगती सीमा, लाल सागर सीरिया से नहीं लगती सीमा, और एड्रियाटिक अल्बानिया और कैस्पियन कजाकिस्तान से, और भूमध्य सागर मोरक्को से। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बताओ, देखो एक स्टेटमेंट दिया भूमध्य सागर, और ये जो पांचों सागर हैं ये पांचों यूपीएससी के फेवरेट हैं, ये पांचों सागर यूपीएससी में पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। अभी एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब ये पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कई स्टेटमेंट दे दिए गए थे, तब भी अगर पता होता तो 1, 2 ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर सकते थे। इस वजह से हमें बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती है, और देखा जाए तो सबसे पहले देखा जाए कि किस तरीके के यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, इसके बाद यदि पढ़ा जाता है तब हमें पता चलेगा। इसीलिए हिंदी माध्यम का रिजल्ट गिरा हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ता है, सिर्फ पढ़ने पे फोकस करता, वो ये नहीं देखता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। हमने भूमध्य सागर के ये 4 क्वेश्चन दिखाए, एक 2008 में, 2013 में, और एक 2017 में, एक 2015 का। हमने 4 क्वेश्चन दिखाए और एक 2019 का। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। देखो ये आया है 2005 में, लेकिन ये द्वीप से संबंधित है, द्वीप से संबंधित है। क्वेश्चन 2005 में आया है बालियारिक द्वीप, बालियारिक द्वीप, बालियारिक द्वीप, हाँ बालियारिक द्वीप, बालियारिक द्वीप, बालियारिक द्वीप
बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये दिया था। इसमें ऑप्शन क्या दिया था? इसमें दिया था, ऑप्शन दिया था भूमध्य सागर। नंबर 1 पे था भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और नंबर बी पे था बालियारिक द्वीप समूह में कहाँ स्थित है? नंबर बी पर था काला सागर, काला सागर। और नंबर सी पर बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर। नंबर डी पे था उत्तरी सागर, नंबर डी पर था उत्तरी सागर। और इसमें भी ऑप्शन बालियारिक द्वीप में ए सही था, भूमध्य सागर से। ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी देशों से नहीं पूछ करके बालियारिक द्वीप समूह से पूछा गया है कि भूमध्य सागर में कहाँ पे स्थित है, तो भूमध्य सागर ऑप्शन सही हुआ। तो ये भी हमें क्वेश्चन 2005 में इनडायरेक्ट मिला, लेकिन बालियारिक द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है। ठीक, यदि हम देखें तो 1-2 साल छोड़ के करके हर साल लगभग पूछती है, 2 साल 1 साल छोड़ करके लगभग बराबर पूछती है। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, जो पूछा गया है। माल्टा वाला तो बता ही दिए थे, 2008 में पूछा गया था, 2005 में 2 बालियारिक द्वीप समूह पूछा गया और वो पूछे गए देशों की सीमाओं से पूछे गए क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं कि बिल्कुल सेम 2013 में पूछा गया और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये मरुस्थल से क्षेत्र से संबंधित है, मरुस्थल क्षेत्र से संबंधित है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है और सेम ऑप्शन और सेम क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में। ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं करती यूपीएससी, लोग केवल देखते हैं वो सिर्फ। देखो, कोचिंगों का काम क्या है? कोचिंगों का काम है कि पैसा इकट्ठा करना, हमें कैसे पैसा इकट्ठा मिले, हम पैसा कैसे कमाएं। कोचिंग वाले ये करते हैं, कंटेंट पे कंटेंट, इतना कंटेंट देते हैं कि विद्यार्थी वैसे भी इतना बोझिल हो जाता है कि उसे याद कुछ रहता ही नहीं है। एग्ज़ाम में जाने से पहले उसे इतना भर दिया जाता है, दिया जाता है कि एग्ज़ाम में बैठे तो वो सब उसमें खिचड़ी पक गई। तो अब वो उसे समझ में आता है ये तो हमने पढ़ा था, ये इसमें नहीं तो इसमें होगा, वो ऐसे करके गलत कराता है। इसीलिए हिंदी माध्यम का और इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं तो वो अपना सेलेक्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अगर भूमध्य सागर से देखा, सबसे पहले वे साल पेपर देखते हैं, साल पेपर में देखते हैं कि कौन सा टॉपिक किस वर्ष आया हो, कितनी बार आया है, उस हिसाब से वो ये काम करते हैं। इसके हिसाब से फिर वो अपनी रणनीति बनाकर पढ़ने लगते हैं। इसलिए उनका कुछ अलग ही हिसाब किताब होता है और इसीलिए वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ करके और जा कर के सेलेक्ट हो जाते हैं। और हिंदी माध्यम में यही गलती करते हैं कि वो लोग सिर्फ ऐसी वैसी बहाने बना करके और कोचिंग वाले भी उसको कंटेंट दे कर रटा कर तब भी जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो गए तो रट कर कहाँ ले विद्यार्थी याद करेगा, स्टूडेंट कहाँ ले याद करेगा। कुछ तो होना चाहिए। देखो, मरुस्थल हम एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं जो 2013 में आया हुआ है। मरुस्थल 2013 में और 2018 में रिपीट हुए हैं, बिल्कुल सेम ऑप्शन मरुस्थल क्षेत्रों में मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास रोकने
के रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से पर्ण रूपांतर होता है। पर्ण रूपांतरण होता है। रूपांतरण होता है, होते हैं। सेम स्टेटमेंट था ये, सेम क्वेश्चन, होते हैं। अब दिया था नंबर 1 पे दिया था कठोर एवं मोमी पर्ण। कठोर एवं मोमी पर्ण। नंबर 2 पे था, नंबर 2 पे ऑप्शन में था, नंबर दो पे था लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता। लघु पर्ण एवं पर्णहीनता। और नंबर 3 पे था, पर्ण की जगह कांटे। पर्ण की जगह कांटे। अब ऑप्शन में दिया था ए में केवल एक और दो। बी नंबर पे ऑप्शन में था केवल दो। और नंबर सी पे था केवल 3, 1 और 3। और नंबर डी पे था सभी, ये सभी। और ये 2013 में ऑप्शन बनाए गए थे। 2013 में ऑप्शन बनाए गए। ऑप्शन देखो 2013 में, और 2018 में ऑप्शन क्या बनाए गए थे? ए में केवल 2 और 3। और बी नंबर पे ऑप्शन था केवल 2। बी नंबर पे केवल 2। और सी नंबर पे था केवल 3। और डी नंबर पे था सभी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन सेम हुआ है, सेम रिपीट हुआ है 2013 और 2018। तो इसमें क्या हुआ है? ये सही है, डी सही है, डी ऑप्शन सही है। इसमें कठोर एवं मोमी पर्ण हो जाते हैं, जिससे मरुस्थल में जलह्रास के रोकने के लिए यही कारण होता है। लघु पर्ण यानी छोटे पर्ण होते हैं, यानी पर्ण पत्ते ज़्यादा नहीं होते, पर्ण की जगह कांटे में रूपांतरित हो जाते हैं। इसलिए ये तीनों सही हैं, ये सभी सही हैं। अब देखो, बात करते हैं कि यूपीएससी कहती है कि रिपीट नहीं करती, क्वेश्चन रिपीट करती है। हमने एक किताब में पढ़ा हुआ था, एक बहुत से टॉपरों के अध्ययन से पता चला, बहुत सारे टॉपरों के अध्ययन से पता चला और उनके इंटरव्यू से पता चला। उनसे पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है? आपकी सफलता का राज क्या है? तो उन्होंने कहा कि यदि हम 25-30 वर्षों के पेपरों को आंसरों को सॉल्व कर लें तो हमारी तैयारी 90% हो जाती है। हमारी तैयारी 90% हो जाती है। ये बहुत सारे टॉपरों का जब इंटरव्यू लिया गया, उनसे पूछा गया कि आपकी सफलता का क्या राज है, तो उन्होंने कहा कि यदि सॉल्व पेपर पढ़े जाएं तो उनसे हमें 30 यानी 90%
हमें तैयारी उससे हो जाती है, बचती केवल 10% तैयारी है। बाकी हमें अनसॉल्व्ड पेपर यानी 30 वर्ष के पेपर अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हमें केवल 90% की तैयारी हो गई समझो, केवल 10% मात्र बचती है, बाकी 90% तैयारी हमारी वैसे ही हो जाती। तो हमारा कहना यह है कि सबसे पहले आप लोग बुक ना पढ़ करके सबसे पहले सॉल्व पेपर देखो कि किस वर्ष कौन सा क्वेश्चन आया है और कितनी बार रिपीट हुआ है। उस टॉपिक को कई बार रिपीट करो। जैसे करंट की बात तो अलग है, करंट हर साल बदलता रहता है, तो करंट को छोड़ करके बाकी ये देखो कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। जैसे IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, दूसरे चौथे पाँचवें छठे साल आता ही आता है। और जैसे ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इससे भी क्वेश्चन आता रहता है। रही बात आसियान देशों की, G20 की, ये टॉपिक ऐसे हैं कि जिनसे क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो इन टॉपिक को ज़रूर आप लोग तैयार करो। इससे आप लोगों को एग्ज़ाम में तो बेनिफिट होगा ही, और UPSC यही पूछती है, बाकी पूछता है लेकिन वो मेंस में पूछता है। तो मेंस में हमें जब प्री निकलेगा तभी तो हम मेंस देंगे, प्री निकल नहीं रहा है, बच्चे परेशान हैं। अब की बार पढ़ाते पढ़ाते इतना पढ़ा दिया कि करंट अफेयर्स के अलावा कुछ पढ़ाया ही नहीं, और दे दिया आपकी बुक का पेपर बना करके दे दिया, हो गया। अब लड़के कहते कि UPSC कुछ अलग ही पूछते। अरे अलग क्या पूछती है, तुम्हारे सिलेबस से पूछती है और क्या पूछती है। और जो पढ़ते हैं करंट अफेयर पढ़ाते पढ़ाते उनको इतनी दशा ख़राब कर देते हैं। बताओ साल भर का हर दिन 2 घंटे 3 घंटे, बताओ हिंदू है, कुछ करके है, इंडियन एक्सप्रेस है, अरे कितना समय है तुम्हारे पास जो सबका एनालिसिस करके, और ये आर्टिकल है वो आर्टिकल है, इतना पढ़ करके तब भी नहीं निकाल पा रहे हो तो क्या करोगे। आखिर कम से कम ये देखो कि आराम से पहले सॉल्व पेपर देखो कि उसमें क्या आया है, उस हिसाब से तैयारी करो। तो उससे आपको, जैसे हमने कल भी हड़प्पा सभ्यता जैसे बताया, हड़प्पा सभ्यता से यानी सिंधु घाटी सभ्यता या काशी युगीन सभ्यता, तीनों नाम एक ही हैं। उनसे हम बताए कि स्थलों से क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक। तो ऐसे टॉपिक पढ़ो जिनसे क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है, और उनको ऐसे पढ़ो कि उनसे क्वेश्चन कोई भी छूटे ही नहीं, आए तो उनसे क्वेश्चन एक भी छूटे ना। अगर ऐसी तैयारी करते हो तभी सफलता मिलेगी। बाकी पढ़ते रहो लेकिन कभी नहीं सफल होगे, क्योंकि सफलता का राज सिर्फ यही है। टॉपरों का अध्ययन किया हुआ हम बता रहे हैं कि हमने एक बुक देखी थी, उसमें लिखा हुआ था कि टॉपर कहते हैं कि मेरी सफलता का यही राज है कि यदि 30 वर्षों के लगातार प्रश्न हल कर लिए जाएं, तो यानी व्याख्या सहित हल सहित सॉल्व कर लिए जाएं, तो हमें 90% तैयारी, 90 से 95% तैयारी हो जाती, केवल 10% और 5% के बीच रह जाती है। बाकी सारी तैयारी मुझे 30 वर्षों के पेपरों से, क्वेश्चन पेपर से हो जाती है। इसलिए हमारा मानना है कि ऐसे टॉपिक पढ़ो जिनसे क्वेश्चन देखो कि कौन कौन से आए हैं और कैसे कैसे आए हैं, और किन किन टॉपिक से कितनी बार कौन कौन से क्वेश्चन आए। जैसे हमने कहा बौद्ध धर्म और जैन धर्म को कभी अंतर पूछ करके, कभी समानता पूछ करके, और कभी बौद्ध धर्म से कभी जैन धर्म से क्वेश्चन हर साल आया है। पेपर उठाकर देख लो, ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल UPSC प्री में, IAS प्री में क्वेश्चन पूछा ना गया हो। तो इसलिए हमारी आप लोगों से विनती है कि आप सबसे पहले उन्हें देखें और आराम से पढ़ें, जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो और बहुत अच्छे से समझ में आए। जैसे आज हमने भूमध्य मेडिटेरियन सी हमने पढ़ाया, यानी भूमध्य सागर को पढ़ाया, तो इसमें हमने सारे क्वेश्चन दिखा दिए कि कितने बार और कौन कौन से टॉपिक्स कितनी बार आया है।
तो ये बताओ 25 साल में ये 5, 6, 7 बार पूछ लिया गया है, तो यानी 2-3 साल के अंतर में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि हर साल लगभग दूसरे तीसरे साल ऐसे टॉपिक पढ़ो जिनसे क्वेश्चन जरूर बनता है, और जिनसे क्वेश्चन बनता है वही नहीं क्लियर हैं तो परीक्षा में क्या पास होगे? कुछ नहीं। जब पढ़ोगे ही नहीं, जब जो मेन टॉपिक हैं वही नहीं क्लियर हैं तो आगे तो जो मेन नहीं है टॉपिक उन्हें रटते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जब वह यही नहीं मेन टॉपिक नहीं क्लियर है तो वो कहाँ से क्लियर कर पाओगे? कभी क्लियर ही नहीं कर पाओगे। इसलिए हमारी विनती है कि आप लोग सबसे पहले वो देखो क्वेश्चन जो समझ में आए, और ऐसा माइंड विकसित करो जिससे कि कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। जो टॉपिक क्लियर करो उसे क्लियर कर डालो, फिर उससे फिर चाहे जितनी बार चाहे जहाँ से क्वेश्चन बना दे। जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा है, हड़प्पा सभ्यता से अब चाहे जैसे क्वेश्चन आ जाए उसे बना डालो, और सबसे पहले टॉपिक पढ़ो, टॉपिक से जितने आए क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करो, और जितने बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करो। फिर देखो कि हमारा एग्ज़ाम में सफल होते हो या नहीं। हर एग्ज़ाम में सफल होगे, हर एग्ज़ाम की रणनीति यही है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप देखो और पढ़ो। इसी बात पर थैंक यू, और दोस्तों खुश रहो, धन्यवाद। ठीक।